everyone. Good evening, good evening. Happy Monday. बहुत 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 ज्यादा आप लोगों का नंदन अभिनंदन हमारे आज पार्ट 7 of your chapter, that is sensory, attentional and perceptual processes. Yes. तो कैसे हैं कैसे हैं अपन लोग, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे कुछ कुछ। अगर मैं बोलूँ तो यस, हमारा ट्रेंड नया शुरू हुआ था। हाँ, कैसे हो आप सब, कैसे हो, मजे में हो? कैसा रहा आज का स्कूल? यस, हाउ वाज इट? मजा था, अच्छा था, अच्छा नहीं था, क्या था? बताओ 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 बताओ। आई एम देयर, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए। मैं आई हूँ तुमसे आज बातचीत करने के लिए। यस, कि देखो तुम, मुझे याद नहीं, पता है तुम्हारा ना कि तुम बोलोगे दीदी आती है फिर दीदी गायब भी हो जाती है, तो वो वाला चीज हम अपन लोग नहीं करेंगे। सो यस, फर्स्ट ओके। तो आई एम अज्यूमिंग तुम सब बहुत अच्छे हो, तुम सब बहुत मजे में हो, है ना? तो अपन लोगों का एनर्जी लेवल कैसा है, एनर्जी मीटर कैसा है, जोश मीटर कैसा है? हाई है? क्योंकि मेरा तो बहुत हाई है। या तुम्हारा हाई है? वो देखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अपना हाई रखो। अगर लो पे चल रहे हो, अगर कम है एनर्जी मीटर, तो उसको हाई कर लो। ओके, चलो। ओके, सो विद दिस लेट्स बिगिन आवर टुडेस क्लास। आई एम अज्यूमिंग तुम सब मजे में हो। तुम लोग के इधर बारिश वगैरह अच्छी आ हो रही है, तो तुम लोग थोड़ा मौसम फूल फूल है, तुम उसका आनंद उठा रहे हो। एंड जहाँ जहाँ पे बाढ़ वगैरह आई हुई है, लैंडस्लाइड आई हुई है, तो आई होप यू ऑल आर ओके, यू ऑल आर सेफ। आप भी सेफ हो, आपकी फैमिली भी सेफ है, एंड आई रियली होप आप लोगों का मतलब आप सब कोई सेफ ही हो, वहाँ पे ज्यादा आप लोगों को परेशानी ना हो। आई विल रियली प्रे फॉर दैट। ठीक है, ओके। सो विद दिस लेट्स बिगिन आवर टुडेस क्लास, जहाँ पे जैसा तुम लोग जानते हो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। yes, कल की क्लास में अपन लोगों ने किस बारे में पढ़ा था? बताओ 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 बताओ। यस, कल की क्लास में अपन लोगों ने परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। हमने मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर क्यू के बारे में पढ़ा था। अरे वाह, मेरे बच्चे पढ़ के आए हैं आज, है ना? आई एम वेरी हैप्पी। मुझे मुझे ये इस टाइप की चीजें चाहिए कि मेरे बच्चे पढ़ के आए, है ना? आई एम अज्यूमिंग कि मेरे बच्चे पढ़ के आए हैं, तो अगर तुम पढ़ के आए हो तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम लोग पढ़ के आए हो एंड इट्स वेरी गुड। पढ़ो, जितना मैंने तुम्हें बताती हूँ, तुम अगर उतना उसको रिवाइज कर लो, उतना पढ़ लो, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी, है ना? क्योंकि तुम्हारे लिए फिर कोई बैकलॉग नहीं बचेगा। चलो, तो अपन लोगों की जो क्लास की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है, उसको एक बार कर लेते हैं। एक बार क्विकली छोटा सा रिकैप देखते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस। किस तरीके से आप कितनी मुझसे कोई भी चीज कितनी दूर पर है। मान लो तुम अभी अपने बेड पे बैठे, तो तुमसे तुम्हारा दरवाजा, तुम्हारे रूम का जो दरवाजा है वो कितनी दूरी पर है, या मतलब ये सब चीजें जो है, या जैसे तुम्हारा बॉटल है और तुम्हारा मोबाइल है, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। ये सारी चीजें जो है, ये चीज समझने के लिए कौन मेरे से बहुत दूर है, कौन मेरे से बहुत पास है, इस चीज की समझ के लिए, इस चीज की परसेप्शन के लिए भी हमारे पास कुछ तरीके हैं, है ना? तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी आपको कोई भी चीज जो भी आप देख रहे हो, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे भी देख रहे हो, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ 2D। तुम्हारे जो रेटिना है, आईज है, आंखें हैं, तुम्हारी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर आंखें जो है, उसके ऊपर जब भी इमेज बनती है तो वो रेटिना पे बनती है, राइट? हाँ कि ना? इतना तो साइंस तुम्हें प्रशांत सर भैया ने पढ़ाया है। प्रशांत सर ने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? अब डोंट टेल मी तुमने नहीं पढ़ा। बहुत पिटाई खाओगे। जब भी हम इमेज बनाते हैं, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है, हाँ कि ना? कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड बनती है, सीधी नहीं बनती है, इन्वर्टेड बनती है। जो हम ऐसे देखते हैं वो इन्वर्टेड बनती है, हाँ कि ना? यस। ना, जो भी इमेज हमारे रेटिना पे बनती है, वो यहाँ पर 2D के फॉर्म में बनती है। 2D मतलब फ्लैट इमेज के उसमें बनती है। लेकिन जब भी आप उसको परसीव करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सामने मैं ये मोबाइल ले लूं,
तो ये मोबाइल जो है, अगर मैं इसको देखूं तो इस मोबाइल की जो इमेज है मेरे रेटिना पे 2D के फॉर्म में बनेगी, लेकिन जब मैं इसको परसीव करूंगी, जब मैं उस 2D इमेज को परसीव करूंगी, तो वो मैं 3D के फॉर्म में करूंगी। क्यों? कैसे? क्योंकि यही है हमारा राज, एक सबसे बड़ा राज, कि कैसे 2D के जो एबिलिटीज हैं वो 3D में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब 2D की चीजें 3D में ट्रांसफर हो जाती है और जब हम उसको 3D वे में परसीव करने लगते हैं 2D इमेजेस को, दैट इज ओनली कॉल्ड योर डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन। जब भी आप अपनी दुनिया को 3D फॉर्म में इमेजिन करते हो, 3D फॉर्म में परसीव करते हो, दैट इज ओनली कॉल्ड डेप्थ परसेप्शन। आप किसी भी पिक्चर को देखोगे, आप किसी भी इमेज को देखोगे, कुछ भी देखोगे, तो आप उसको एज ए 2D नहीं देखते हो। आप जब भी अगर ये पिक्चर भी आप देखोगे तो आप इसमें बता सकते हो कि कोई चीज कितनी दूरी पर है। अगर मान लो यहाँ पे दो लड़के होते या कोई भी इंसान होता तो उसके बीच का भी आप डिस्टेंस बता सकते कि दो लोग कितनी दूरी पे खड़े हैं। तो ये आपने कैसे बताया? इमेज तो 2D है। 3D आपने कैसे बनाया? क्योंकि ये आपका एक परसेप्शन है, ये आपका डेप्थ परसेप्शन था, जिसने आपको बताया कि दो इंसान कितनी दूरी पे एक दूसरे से खड़े हैं। है ना इंटरेस्टिंग? अच्छा, अब इस डेप्थ परसेप्शन को और बखूबी समझने के लिए हम लोगों के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कार चला रहे हो, आई होप तुम कार नहीं चला रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कार चला रहे हैं, यस। तो तुम जब अपने पेरेंट्स के लाइक साइड वाले सीट पे बैठते हो, जैसे अंकल चला रहे हैं या आंटी चला रही हैं, आपकी फादर या आपकी मदर चला रहे हैं, तो और आप उनके साइड लाइक कार की जो साइड वाली सीट है, ड्राइवर की जो साइड वाली सीट है, आप उसके पे बैठे हो। अब आप लोगों के उसमें एक रियर मिरर होता है ना, दोनों साइड पे एक रियर मिरर होता है। तो जब भी आप रियर मिरर से देखोगे तो आपको दिखाई देता है कि कौन सी कार कितने दूरी से आपकी तरफ आ रही है, ये चीज आपको देखने को पता चलता है। तो आपको समझ में आ जाता है, जैसे अंकल है वो जब कार ड्राइव कर रहे तो उनको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कार कितनी दूरी से हमारी कार की तरफ अप्रोच कर रही है। बोलो हाँ कि ना? कैसे अंकल को समझ में आया? क्योंकि अंकल ने डेप्थ परसेप्शन का इस्तेमाल किया। या अगर मान लो तुम रास्ते पे चल रहे हो, है ना, तुम रास्ते से जा रहे थे, है ना, अब भेलपूरी खा रहे थे कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम रास्ते से जा रहे थे और फिर तुम रास्ते जब रास्ते से जा रहे थे तो तुमने देखा कि तुम्हारा ना दोस्त चल रहा था, बहुत आगे चल रहा, ठीक है, और तुम रास्ते पे जा रहे थे, उसके पीछे पीछे जा रहे थे। अब तुमने क्या किया? तुमको अपने दोस्त को आवाज लगानी थी, तुमको अपने दोस्त को बुलाना था, लेकिन तुम्हारे पास मोबाइल तो था नहीं। तो तुमने क्या किया? उसको जोर से उसका नाम पुकारा, है ना, जोर से उसका नाम पुकारा। अब कितनी जोर से तुम नाम पुकारोगे कि उसके कानों तक सुनाई दे, वो क्या हुआ? डिस्टेंस परसेप्शन। वो हुआ कि तेज कितना तेज तुम्हें बोला, कितना चिल्ला के तुम उसका नाम पुकारोगे कि उसको सुनाई दे। तो दैट इज योर डेप्थ और डिस्टेंस परसेप्शन। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो है कि मैं कितनी जोर से नाम उसका पुकारूंगा कि वो मुझे वापस रिवर्ट करे, वो मेरी तरफ मुड़ के देखे, वो पलटे मेरी तरफ, वो पलट मूवमेंट हो जाए तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त के बीच में, हाँ कि ना? तो ये कुछ डेप्थ परसेप्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब डेप्थ परसेप्शन को बखूबी अपना काम करने के लिए उसको कुछ टूल्स का इस्तेमाल लगता है। तो इसमें दो तरीके के क्यूज लगते हैं, एक होता है मोनोक्यूलर क्यू, एक होता है बाइनोक्यूलर क्यू। ये सब हमने कल पढ़ा था। मोनोक्यूलर क्यू क्या होता है? मोनोक्यूलर मतलब मोनो मतलब एक, सिंगल, जैसे तुम, मैं, है ना, अपन दोनों सिंगल। हाँ, तो चलो तुम्हें इस बात की भी खुशी होगी, दीदी भी सिंगल, यस दीदी भी सिंगल। तो मोनोक्यूलर मतलब क्या? मोनो, मोनो मतलब क्या? सिंगल। तो यहाँ पे क्या होता है, आप एक ही आईज का इस्तेमाल, जब भी तुम कुछ परसीव कर रहे हो, यहाँ पर देखना होता है, यहाँ पे परसेप्शन इज बेस्ड ऑन योर आईज, ठीक है। तो डेप्थ परसेप्शन में जब हम मोनोक्यूलर की बात कर रहे हैं तो इट इज ऑल अबाउट एक आंख का इस्तेमाल हो रहा है, ओनली वन आई, ठीक है। लेकिन जब हम बाइनोक्यूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाइनोक्यूलर मतलब क्या होता है? दूरबीन। दूरबीन में हम दोनों आंखों का इस्तेमाल करते हैं, हाँ कि ना? हाँ। तो बाइनोक्यूलर परसेप्शन, जब आप बाइनोक्यूलर क्यूज का इस्तेमाल करोगे डेप्थ परसेप्शन के लिए, तो वहां पे आपको दोनों आईज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने मोनोक्यूलर के अंदर 8 तरीके की मोनोक्यूलर क्यूज पढ़े। सबसे पहला हमने रिलेटिव साइज पढ़ा था। रिलेटिव साइज देखो,
मोनोक्यूलर में सबका ऑलमोस्ट प्रिंसिपल एक ही जैसा है। अगर तुम कहीं का भी देखो, मोनोक्यूलर का देखो कि बाइनोक्यूलर का देखो, एक बेसिक प्रिंसिपल काम करता है। जो चीज हमसे काफी दूर है उसका साइज क्या होगा, उसका हाइट या उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। सिंपल सी बात है। और अगर वही चीज हमारे बहुत पास होगी, अगर हमारे बहुत करीब होगी, तो उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। हाँ कि ना? बस इसी के ऊपर तुम्हारा पूरा मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर समा हुआ है। बस सबके थोड़े बहुत 19-20 का सब में फर्क है, वो हम समझ लेंगे कैसे। अगर मैं रिलेटिव साइज की बात करूं, तो जो तुम्हारे रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो तुम्हें हेल्प करती है ये समझने में कि कौन सी चीज कितनी तुमसे दूरी पर है। ये जो तुमने जो आइडिया लगाया कि ये एप्पल, ये ट्री मेरे से कितने दूरी पर है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस। ठीक है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट तुमसे दूर जाएगा, वैसे वैसे उसकी जो रेटिनल इमेज होगी वो छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास आएगा, उसकी रेटिनल इमेज बड़ी होती जाएगी। सिंपल सी बात है। हाँ कि ना? तो ये रेटिनल इमेज था। उसके बाद है इंटरपोजिशन या ओवरलैपिंग। मान लो एक एप्पल है और एक ऑरेंज। अब एक एप्पल को एक ऑरेंज ने ओवरलैप कर दिया। क्या हो गया? मान लो, या चलो एप्पल ऑरेंज को छोड़ो, ये एक माउंटेन है, हाँ कि ना? और इसके आगे में मैं एक ट्री बना दूं। ठीक है? ये मैं ट्री बना दूं। ठीक? ठीक है, तो तुम्हें एक ट्री दिख गया, हाँ कि ना? अब क्या मैंने बोला, इस पेड़ ने इस पहाड़ी को ओवरलैप कर दिया। तो अब इस ओवरलैप से तुम्हें क्या समझ में आया? जो भी चीज ओवरलैप कर रही है, दैट इज ट्री जो ओवरलैप कर रही है, वो तुम्हारे पास है। लेकिन जो चीज ओवरलैप हो गई है, माउंटेन, वो क्या, दूर है। बस यही बात लिखा हुआ है, सिंपल। जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप्ड है वो दूर है, जो ऑब्जेक्ट का ओवरलैप कर रहा है वो पास है। हाँ कि ना? हाँ। अब लीनियर पर्सपेक्टिव, ये क्या होता है? जब भी ये एक फिनोमिना है जहां पे जो जब दूर की चीजें पैरेलल होती हैं, तो वो एक टाइम पर ऐसा लगता है, जब ऑब्जेक्ट ऐसे होती है, तो दूर में तुम्हें जाके कभी ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइन ऐसे करके कन्वर्ज कर जाएगी। जब भी तुम ट्रेन में अगर चढ़े हो, या अगर कहीं भी अगर तुम ट्रेन पे चढ़े, तुमने कभी देखा है कि जैसे जो ट्रेन की जो पटरियां होती है वो पैरेलल होती हैं, लेकिन वो जब आगे जितनी दूरी पे तुम जाते हो, जितना ज्यादा तुम डिस्टेंस कवर करते हो, तुम्हें उतना ज्यादा लगता है कि वो ये दोनों पटरियां कन्वर्ज कर रही हैं, मिल रही है एक पॉइंट पे। हाँ कि ना? इसका मतलब क्या होता है, तुमने एक बहुत लंबा डिस्टेंस अभी तक क्रॉस कर लिया है। तो दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें पास लगते हैं देन द नियरर ऑब्जेक्ट्स। जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें पास लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैरेलल लाइंस, रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो हमें कन्वर्ज मतलब ऐसे मिलते हुए दिखते हैं जब आप बहुत ज्यादा, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता है ना? तो जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उतना ज्यादा आप दूर आ चुके। अब आ जाता है एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव क्या होता है? हवा में कुछ ऐसे मॉइस्चर, ऐसे डस्ट होते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये चीज मुझसे अभी काफी दूर है। लेकिन जब ये यही एयर एंड मॉइस्चर और ये जो डस्ट है, जब वो नहीं प्रेजेंट होता एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से आपको वो चीजें पास लगती है। जैसे माउंटेन्स, अगर माउंटेन्स में ये हेजी सा, ये क्या होता है, ये डस्ट और पार्टिकल्स की वजह से ना, डस्ट और मॉइस्चर की वजह से जो हवा जैसी बन जाती है, जो एयर में क्या होता है, ब्लू कलर का वो स्पेक्ट्रम आ जाता है। और ब्लू कलर के स्पेक्ट्रम से ना चीजें बहुत ज्यादा ब्लरी सी दिखने लगती है, ठीक क्लियर नहीं होती है। अब मान लो जब भी कोई चीज क्लियर नहीं होती तो वो हमें कितनी दूर लगती है। अच्छा, सिंपल सा एग्जांपल है, फॉग तुमने देखा है, कोहासा देखा है ना? तो कोहासा जब, मान लो एक पहाड़ है और पहाड़ पे बहुत कुहासा है, तो क्या वो तुम्हें बहुत पास लगेगा? नहीं, वो तुम्हें बहुत दूर लगेगा। लेकिन जब कुहासा नहीं है तो वो पहाड़ में पास लगेगा। बस वही प्रिंसिपल है एरियल पर्सपेक्टिव में।
जब भी हवा में कोई डस्ट मॉइस्चर कुछ भी होता है तो उसकी वजह से ब्लू कलर का स्पेक्ट्रम बन जाता है, और वो तो पहाड़ के ऊपर दिखता है। पहाड़ या जनरली पहाड़ पे ही, पहाड़ी इलाके में तुम ये ज्यादा एरियल पर्सपेक्टिव देख सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पहाड़ है वो काफी ब्लडी और अनक्लियर सा दिखता है, हेजी दिखता है। एंड इसकी वजह से वही पहाड़ जब वो क्लियर होता तो आपको पास लगता, लेकिन अभी वो आपको दूर लग रहा है, बिकॉज वैसा एयर का उसके अराउंड वो बन गया है माहौल। सिंपल सी बात है कि नहीं? अब है लाइट एंड शेड। अगर किसी भी चीज के ऊपर लाइट पड़ रही है तो इसका मतलब वो पास है। और अगर किसी भी चीज के ऊपर उसकी शैडो है या वो डार्क कलर दिख रहा है, उसका बहुत कुछ नहीं दिख रहा है डार्क, तो वो हमें दूर लगेगा, लाइट एंड शेड। फिर आ जाता है रिलेटिव हाइट। कोई भी चीज जो पास में होगी उसका हाइट बहुत ज्यादा होगा, और जब हम उस चीज से बहुत दूर रहेंगे तो वो हमें ऑब्जेक्ट बहुत छोटा लगेगा। Larger objects are perceived being closer, while smaller objects appear are being farther away. Yes. Texture gradient क्या होता है? Texture gradient is basically जहां पर density में changes हमें दिखता है। Density क्या होता है? अगर मान लो मुझे अभी, अगर मेरे सामने एक बॉल रखी है, बॉल बहुत खुरदुरी है ना, रफ है, मेरे सामने है, मेरे पास में है, खुरदुरी है, लेकिन अगर मुझे बहुत दूर रहेगी तो क्या वो मुझे खुरदुरी लगेगी या सॉफ्ट लगेगी? सॉफ्ट लगेगी, टेक्सचर ग्रेडियंट की वजह से। एंड द लास्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मोशन पैरालेक्स। मोशन पैरालेक्स क्या है? ये एक लौता काइनेटिक मोनोक्यूलर है, मोनोक्यूलर क्यू है, क्योंकि यहाँ पर जब आप चल रहे हो, जब आप मूविंग ट्रेन में हो, मूविंग ऑब्जेक्ट में हो, कार, प्लेन, बस, ट्रेन, कहीं पे भी हो, ये मोनोक्यूलर क्यू तब काम करता है। तो ये काइनेटिक मतलब मूविंग, मूवमेंट वाला मोनोक्यूलर क्यू है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में काफी डिफरेंट डिस्टेंस होता है तो उसकी वजह से स्पीड में भी काफी फर्क आता है। मान लो तुम एक बस में हो, बस में जा रहे हो, तो तुम्हारे जो बस के बगल में जो डिवाइडर है ना, डिवाइडर है या होर्डिंग्स है, तो वो क्या लगेगा? तुम ऐसे जा रहे हो, ठीक है? तो जो होर्डिंग्स वगैरह है, ये यहाँ पर ऐसे होर्डिंग्स बने हुए हैं, तो वो किस तरफ मूव करेंगे? वो इधर मूव करेंगे, हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? तुम ऐसे जा रहे हो, लेकिन जो होर्डिंग्स वगैरह तुम देख रहे हो वो तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा है, वो पीछे छूट गया। लेकिन अगर तुम दूर का कोई बिल्डिंग या कुछ देख रहे हो तो वो तुम्हारे साथ साथ चलता है। दिस इज मोशन पैरालेक्स। देखते हो एवरीडे, एवरीडे परसीव करते हो, एवरीडे एक्सपीरियंस करते हो, बट नाम आज तुम्हें पता चला होगा। इसी को बोलते हैं मोशन पैरालेक्स। जिस मूवमेंट, जिस वे में आप जब भी चल रहे हो, उस वे में आपसे जो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसी डायरेक्शन में चलेंगे, लेकिन जो आपके पास के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आप पास में देख पा रहे हो, वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिंपल। इसके बाद अपन लोगों ने बाइनोक्यूलर क्यू के बारे में पढ़ा था। बाइनोक्यूलर क्यू क्या? जहाँ पे आप दोनों आंखों का इस्तेमाल कर रहे हो। इसमें से सबसे पहला बाइनोक्यूलर क्यू के बारे में हमने पढ़ा था, रेटिनल या बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब क्या है? डिफरेंस, डिस्क्रिपेंसी, मेल नहीं है, हाँ कि ना? तो देखो अब यहाँ पे क्योंकि दोनों आंखों का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि दोनों आंखों के बीच में 6.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस, एक दूसरे से ये 6.5 सेंटीमीटर से सेपरेट है दोनों आंखें हमारी। अब क्योंकि दोनों आंखें हमारी 6.5 सेंटीमीटर से अलग है मतलब सेपरेटेड है, तो जो भी अगर हम जो भी चीज हम देख रहे हैं उसकी जो इमेज हमारी हर एक दोनों आंखों पे जो बनेगी, एक आंख पे तो बनेगी नहीं, दोनों आंखों पे बनेगी, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, तो दोनों पे जब इमेज बनेगी तो वो हल्की डिफरेंट होगी। तो दोनों आंखों पे जो इमेज बनेगी उसमें 19-20 का फर्क होगा, ठीक है? तो वो जो 19-20 का जो फर्क होगा ना, दैट इज ओनली कॉल्ड रेटिनल डिस्पैरिटी। अब ब्रेन के पास ये मैसेज पहुंच जाता है कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आई है और इसके बीच में 19-20 का फर्क आ रहा है, ठीक है? अब अगर डिफरेंस बहुत कम है, अगर रेटिनल डिफरेंस बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है, दूर है कि पास है? अगर रेटिनल डिस्पैरिटी कम है
तो ऑब्जेक्ट दूर है कि पास है? दूर है, यस। अगर रेटिनल डिस्पैरिटी कम है तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। लेकिन अगर डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, रेटिनल डिस्पैरिटी काफी ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट पास है कि दूर है? पास है। पास में चीजें बड़ी लगती है ना, तो इसलिए डिफरेंस भी बड़ा है। सिंपल सा कॉल लॉजिक है ना? नाउ अब आ जाता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है? वो जो तुम लोगों ने अगर आई टेस्ट किया होगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे उंगली होती है, उंगली को हम अपने आंखों की तरफ लाते हैं, है ना, धीरे 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 लाते हैं। तो जब भी हम लाते हैं तो हमारी आंखें क्या होती है, हमारी आंखें कन्वर्ज करती है, अंदर की तरफ आने लगती है, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब क्या है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने आंखों की तरफ लाते हैं, जितना पास लाते हैं उतनी ज्यादा हमारी दोनों आंखें कन्वर्ज करती है, और जितना हम उस चीज को अपने से दूर ले जाते हैं, हमारी आंखें उतनी वाइड हो जाती है या दूर हो जाती है, कन्वर्ज नहीं होती, हाँ कि ना? हाँ। अब एकोमोडेशन, लास्ट बाइनोकुलर क्यू है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में बेसिकली आपके जो मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स, ये सब साइंस के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है? अभी 10th में तुम लोगों ने लाइट नहीं, ह्यूमन आई के बारे में एक चैप्टर पढ़ा है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ऐसा करके तुम्हारा चैप्टर था। डोंट टेल मी तुमने नहीं पढ़ा, और तुम बहुत मार खाओगे, ठीक है? मेरी प्रशांत भैया की, प्रशांत सर के पास ये वीडियो जाएगी कि बच्चों को इतना भी नहीं पता है, बच्चे पढ़े नहीं रहे हैं, ठीक है? याद रखना, तुम लोग बहुत पिटाई खाओगे। तो जो सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स क्या है? सिलियरी मसल इज बेसिकली आपके कुछ आईज के मसल हैं, जो आपके लेंस, ये जो लेंस आप देख रहे हो, जो आंखें आप देख रहे हो, ये लेंस जो है उसको बड़ा और छोटा करने में हेल्प करती है, वो होती है सिलियरी मसल्स। तो मसल का बेसिकली काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। तो यही यहाँ पे सिलियरी मसल का भी वही काम है। तो एकोमोडेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो इमेज हमारे रेटिना पे बनती है, उसको सिलियरी मसल उसमें बहुत अपनी भूमिका, अपना रोल निभाता है, ठीक है? अब कैसे होता है? मसल जो है, सिलियरी मसल जो है, लेंस की थिकनेस को चेंज करता है एज पर द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आपके काफी पास है, तो आपका जो लेंस है वो बहुत ज्यादा थिक होगा या बहुत कम थिक होगा? बहुत ज्यादा थिक होगा, है ना? अगर ऑब्जेक्ट आपसे दूर चला, पहले एक बात, अगर दूर चला जाएगा तो मसल जो है रिलैक्स करेगा, है ना? लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाए तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उसकी वजह से आपका लेंस मोटा हो जाएगा, है ना? उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। तो इस कॉन्ट्रैक्शन का जो सिग्नल है हमारे ब्रेन तक जाता है, जो हमें बताता है कि कितने पे आपका ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे आपके पास है, आप कितने डिस्टेंस से चीजों को देख रहे हो। तो जब भी आप अपना मोबाइल इतने पास से देखते हो, आपके सिलियरी मसल्स थक जाते हैं, आपके सिलियरी मसल बहुत, जब आप बोलते हो ना आंख बहुत थकी थकी लग रही, इट इज ऑल बिकॉज आपके सिलियरी मसल्स थक गए, वो काफी देर से कॉन्ट्रैक्टेड है, अब उसको रिलैक्स होना है। तो जब आपने तुम फोन को रख देते हो साइड में, तो तुम्हारी आंख थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, अगर तुमने एक्सपीरियंस किया हो तो। इसी वजह से, क्योंकि जब तुम आप अपना फोन इतने पास में रखते हो, तो उसका इंफॉर्मेशन तुम्हारी ब्रेन में जाता है, और वो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ये बताता है कि आपका फोन अभी कितनी दूरी पर आप देख रहे हो। इसीलिए बोला जाता है कि फोन या बुक, किसी भी चीज को थोड़ी दूरी पे हमें देखना चाहिए, जिससे हमारा मसल थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। कॉन्ट्रैक्टेड अगर रहेगा हमेशा, देन इट इज अ प्रॉब्लम, हमारी आंखें जल्दी थक सकती है। ओके, ये अपन ने पढ़ा था कल। आज की जो हमारी क्लास है, हम आज पढ़ेंगे परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल, ट्रस्ट मी। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी तुम बोलोगे दीदी ये एग्जैक्टली ऐसा ही तुम अभी बोलोगे, ठीक है? तो 1 मिनट का पानी का ब्रेक लेते हैं, एंड देन वी स्टार्ट विद परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। आई विल ट्राई कि आज मैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी और इल्यूजन तुम्हें खत्म करा दूं। कल की क्लास में अपन सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस और समरी करके खत्म कर देंगे। तो अभी पार्ट 7 चल रहा है, पार्ट 9 तुम्हारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर, ठीक है? 1 मिनट का पानी का ब्रेक लेते हैं।
शुरू करें? मैंने सोचा तुम लोग पानी का ब्रेक ले रहे हो, तब तक मैं थोड़ा सा अपना मोबाइल चेक कर लूं। ठीक है, एनीवेज, ओके, चलो फटाफट इसको खत्म करते हैं। आज एक और ये खत्म करेंगे, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी एंड इल्यूशंस। ओके, चलो। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, परसेप्शन जब हम करते हैं, जब भी हम किसी चीज को परसीव करते हैं, तो उसमें कुछ कांस्टेंट चीजें होती है, भले ही उसमें कितनी भी डिफरेंसेस हो जाए, उसके कितने भी मतलब अच्छा मान लो ऐसा मतलब इसका मैं ये बोलने वाली थी कि कितने भी उसमें तुम चेंजेस ले आओ, उसको तुम उसको लाइट में ले आओ, डार्क में रख दो, कुछ भी करो, लेकिन वो ऑब्जेक्ट वही रहेगा। हाँ कि ना? वो ऑब्जेक्ट बदलेगा तो नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल तुम हो, तुम्हें अगर मैं एक रूम में रख दूं, ठीक है, उस रूम का साइज थोड़ा अलग सा है, उस रूम में तुम थोड़े छोटे होगे, एक और रूम में रख दो तुम, उसमें तुम्हारा साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या तुम्हारा हाइट जो है, तुम्हारी जो साइज है, क्या वो बार बार चेंज हो रही है या वो एक कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। तो भले ही हम तुम्हें कितने भी रूम में कितने ही अलग अलग तरीके से परसीव कर ले, बट आपका साइज कांस्टेंट ही होगा, चाहे कोई और जितने भी आप अलग अलग कंडीशंस में रहो, आपका साइज कांस्टेंट ही होगा। वैसे ही अगर देखो थोड़ा सा ना अभी कैमरा ब्लर हो गया है, तो तुम लोग पैनिक मत करना, ठीक है, अपने आप को रिज्यूम भी हो जाएगा। ओके, प्रॉब्लम यही होती है, पता नहीं क्यों मेरा ना कैमरा बार बार, अभी वैसे जनरली तुम्हारी सीनियर्स की क्लास में ये होता है, अब अचानक से पता नहीं तुम्हारी क्लासेस में भी होना शुरू हो गया, ये वाली बीमारी इसको आ गई है लगता है, पता नहीं। आई थिंक अपने आप ब्लर ठीक हो जाएगा। ठीक है, पैनिक मत करो, सुनो बस। तो इसमें हमारे तीन तरीके के कॉन्स्टेंसीज होते हैं, एक होता है साइज, एक होता है हमारा शेप, और एक होता है हमारा ब्राइटनेस। अब मान लो कोई भी एप्पल को, मान लो एप्पल है, एप्पल का एक शेप है। अब उस एप्पल को तुम किसी भी कंडीशन में रखो, किसी भी रूम में रखो, किसी भी लाइट में रखो या कुछ में भी रखो, क्या उसका शेप चेंज होगा? हाँ कि ना? नहीं होगा, है ना? तो इसी का मतलब हुआ कि उसका शेप इज कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं नाउ। हाँ, इसके ऊपर मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दूं, एक यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, मतलब यही तीन कॉन्स्टेंसीज ही होती है, इसमें तुम जनरली तुमसे पूछा जाता है, आई डोंट नो क्यों नहीं ये तुम्हारा आज ये चल क्यों नहीं रहा है अच्छे से। हाँ, धीरे 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 आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी के, अब हम बारे में बात कर लेते हैं, है ना? ओके, तो आपका जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स जो एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो हम रिसीव करते हैं थ्रू आर सेंसरी रिसेप्टर अपने एनवायरनमेंट से, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है ना? वो कॉन्स्टेंटली चेंज होगा। अभी तुम अगर ये बॉटल देखो, तो ये बॉटल अभी ऐसे रखी हुई है, मैं दूर से देखूं तो इसका एंगल भी बदल जाएगा, लेकिन क्या ये बॉटल भी बदल जाएगी? नहीं, बॉटल एग्जैक्टली वैसी ही रहेगी, लेकिन मेरा परसीव करने का तरीका बदल जाएगा, क्या मेरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे एनवायरनमेंट से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी बार बार कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, हाँ कि ना? हाँ। तो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, क्योंकि हम भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक स्टेबल, हाँ फाइनली, हाँ, फिर भी हम एक स्टेबल परसेप्शन जो है एक ऑब्जेक्ट का फॉर्म कर लेते हैं, चाहे वो किसी पोजीशन में हो, चाहे वो कोई भी पोजीशन में रखी रहे, चाहे वो कोई भी लाइट में रखी रहे, चाहे वो कोई भी शेप में रखी रहे, हम फिर भी उसको, उस ऑब्जेक्ट को उसी के ओरिजिनल परसेप्शन में ही परसीव करते हैं, हाँ कि ना? उसके ओरिजिनल शेप, कलर, साइज में ही परसीव करते हैं, हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? हाँ। नाउ, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो परसेप्शन है वो हमेशा स्टेबल ही होता है, वो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस इन द स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड परसेप्चुअल कांस्टेंसी। समझ में आया? परसेप्चुअल कांस्टेंसी का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को जब अपन परसीव करते हैं, तो
वो कंपैरेटिवली स्टेबल ही होता है, वो रिलेटिवली स्टेबल, वही कांस्टेंट होता है, इन स्पाइट कि उसमें बहुत चेंजेस आ रही हैं, इन उसके शेप में, उसके साइज में, उसके ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको परसीव करने के तरीके में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं बट उससे उतना हमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को एक ओरिजिनल वे में परसीव कर रखा है, तो हमारे परसेप्शन पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, भले ही अभी ये बॉटल मेरे सामने ऑरेंज की है, मैं थोड़ी दूर चली जाऊंगी ये थोड़े और एंगल में होगा, लेकिन वो वही सेम बॉटल रहेगी ना, खड़ी ही रहेगी। अगर मान लो ये बॉटल लेटी भी रहे तो भी मैं उसको परसीव तो यही करूंगी ना कि हाँ ये वही बॉटल है, इसका साइज वही है, इसका कलर वही है, इसका शेप वही है। हाँ कि ना? क्या ये सब भी बदल जाएगा? नहीं, शेप तो वही रहेगा, ब्राइटनेस भी वही रहेगी, साइज भी वही रहेगा। तो यही है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का मतलब, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब परसीव करते हैं तो उसको हम स्टेबल फॉर्म में ही परसीव करते हैं, भले ही उसके सेंसरी रिसेप्टर्स जो हमारे हैं, भले ही उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उससे हमें वो हम नजरअंदाज करते हैं, हमें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम उस ऑब्जेक्ट को एक कांस्टेंट वे में ही परसीव करते हैं। अब हम लोग तीन कॉन्स्टेंसीज हैं जिसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं। एक है हमारा साइज कॉन्स्टेंसी। साइज कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या? साइज कांस्टेंट होता है नो मैटर व्हाट। तो किसी भी इमेज का जो साइज है जो हमारे रेटिना पे है वो चेंज होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस में चेंजेस आएगी वैसे वैसे रेटिना पे जो इमेज बनी है वो भी चेंज होगा। लेकिन क्या वो ऑब्जेक्ट का साइज अपने आप में भी चेंज होगा? नहीं, इमेज चेंज हो सकती है एज पर आर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है तो रेटिना पे जो इमेज बनी है वो भी चेंज होगी। लेकिन क्या ऑब्जेक्ट में भी चेंज आएगा? नहीं। तो द साइज ऑफ एन इमेज ऑन अ रेटिना चेंजेस with the change in the distance of the object from the eye। अगर ऑब्जेक्ट पास है तो इमेज बड़ी बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज थोड़ी छोटी बनेगी, अगर दूर है तो वो छोटी होगी। लेकिन लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारा जो एक्सपीरियंस है वो क्या हमें शो करता है कि कुछ एक हमारे ऐसे दायरे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही साइज का दिखता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। मान दूर तुम चल रहे हो, रास्ते चल रहे हो, चलते चलते तुम अपने रास्ते में पहुंच गए, तुम मार्केट में पहुंच गए। अब तुम्हें दूर में अपना एक दोस्त दिख गया। अभी दूर में तुम्हारा दोस्त है तो उसकी साइज क्या है, बड़ी है कि छोटी? छोटी। तो क्या तुम्हारे दोस्त की साइज एक्चुअली छोटी है? तुम्हारे दोस्त का जो हाइट है वो क्या एक्चुअली छोटा है? नहीं, वो तुम्हारा परसेप्शन है, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त इतना दूर है, और कोई भी चीज जब दूर होती है तो वो छोटे साइज में होती है, हाँ कि ना? लेकिन जब तुम मतलब उस अपने दोस्त की तरफ जाओगे तो क्या उसकी इमेज तुम्हें बड़ी होते हुए दिखेगी? आया ना? साइज ऑफ एन इमेज चेंजेस एज द चेंज इन द डिस्टेंस, हाँ कि ना? अभी तुम दूर में थे तो तुम्हारा दोस्त छोटा लग रहा था, लेकिन जब तुम अपने दोस्त की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो तुम्हारे दोस्त की साइज बड़ी हो गई। दोस्त की साइज बड़ी हुई कि दोस्त का जो इमेज था रेटिना पे वो बड़ा हुआ? इमेज बड़ा हुआ, दोस्त की साइज तो वही है, जो जैसे अभी तुम उसको अभी तक देखते आ रहे हो वही है, कोई साइज में डिफरेंस नहीं आया, साइज सेम है। लेकिन उसके इमेज में जो उसकी इमेज बन रही थी तुम्हारे रेटिना पे वो बड़ी छोटी हो रही है एज पर द डिस्टेंस। तो जब भी तुम अपने दोस्त को एक डिस्टेंस से अप्रोच करते हो तो तुम्हारा जो परसेप्शन है तुम्हारे दोस्त के साइज का वो चेंज नहीं होता, इवन दो रेटिनल इमेज बड़ी या छोटी होगी, हाँ कि ना? हाँ। तो ये जो टेंडेंसी है जहां पे आप जिस चीज को परसीव कर रहे हो उसका साइज जब रिलेटिवली सेम रहता है, चेंज नहीं होता है विद द चेंज इन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द साइज ऑफ द रेटिनल इमेज, उसी को हम साइज कॉन्स्टेंसी कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, आपका रेटिना पे जो इमेज है किसके वजह से? योर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या ओरिजिनल परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है? नहीं। तो जो टेंडेंसी है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट है
उसका जो परसीव साइज है वो रिलेटिवली अनचेंज्ड होता है, लेकिन चेंजेस किस में होती है? इन द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द साइज ऑफ एन रेटिनल इमेज। ओके, ये होता था साइज कॉन्स्टेंसी। अब इसी प्रिंसिपल के ऊपर आपका लाइट, आपका शेप और ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। शेप कॉन्स्टेंसी की अगर मैं बात करूं, शेप कॉन्स्टेंसी मतलब क्या? कि शेप वही रहता है, शेप में कोई चेंजेस नहीं होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका, हाँ, रेटिनल इमेज में चेंजेस हो सकते हैं या डिस्टेंस में होगा, तो ये सारी चीजें। तो हमारा इन आवर परसेप्शन द शेप्स ऑफ अ familiar objects remain unchanged despite changes in the pattern of retinal image resulting from the differences in their orientation। साइज कॉन्स्टेंसी में डिस्टेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस की वजह से साइज में चेंजेस होता है। शेप में जो डिफरेंस होता है परसेप्शन का, इट इज बेस्ड ऑन देयर ओरिएंटेशन, पोजीशन, कैसे रखा हुआ है। तो क्या कहने का मतलब हुआ कि इस परसेप्शन में साइज शेप कॉन्स्टेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शेप जो होता है, जिस चीज से हम फेमिलियर है, उसका जो शेप होता है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन क्या चेंज होता है? वो चेंज नहीं होता है, लेकिन हमारे जो रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो चेंज हो रही है ड्यू टू द उसके पोजीशन के में जो बार बार चेंजेस हो रही है उसकी वजह से। देखो, एक चीज कॉमन है, एज अ ऑब्जेक्ट, उस एज अ ऑब्जेक्ट उसका साइज, उसका शेप, उसकी ब्राइटनेस नहीं चेंज होती। जो उसकी ब्राइटनेस है, जो उसका शेप है, जो उसका साइज है, ओरिजिनल, वो वही रहेगा। लेकिन तुम किस तरीके से देख रहे हो, कितनी दूरी से देख रहे हो, कौन से पोजीशन में देख रहे हो, कौन से लाइटिंग कंडीशन में देख रहे हो, उससे तुम्हारा परसेप्शन चेंज हो सकता है, लेकिन उनका रियल एक्चुअल साइज, शेप एंड ब्राइटनेस चेंज नहीं होती है। और जो ये जो चेंजेस जो तुम्हारी बार बार हो रही है इन द फॉर्म ऑफ, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अगर तुम्हारा बार बार इमेज छोटा या बड़ा हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज इट इज ऑल ऑफ रेटिनल इमेज। रेटिनल इमेज तुम्हारी बार बार चेंज हो रही है, चाहे साइज में हो, शेप में हो या ब्राइटनेस में। अगर मैं साइज की बात करूं तो जो रेटिनल इमेज है उसके बीच में, उसमें जो चेंजेस आ रही है, इट इज ड्यू टू द चेंज इन द डिस्टेंस। शेप में जो तुम्हारी रेटिनल इमेज चेंज हो रही है, इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द ओरिएंटेशन। कैसे? फॉर एग्जांपल, जो तुम्हारी डिनर प्लेट है जिसमें तुम खाना खाते हो, वो एक ही सा शेप का है, सर्कुलर ही है, लेकिन रेटिना पे क्या होगा? इट लुक्स द सेम शेप वेदर द इमेज दैट इट कास्ट ऑन द रेटिना इज सर्कल और एप्लिप्स और रफली और शॉर्ट लाइन। इसको हम बोलते हैं, इसको हम, और एक और नाम है शेप कॉन्स्टेंसी का, दैट इज कॉल्ड फॉर्म कॉन्स्टेंसी। ये तुम्हारा एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है। प्लेट एक्चुअली ऐसा ही दिखता है। अब तुम अगर उसको कोने से देखो तो तुम्हें ये एक ऐसा दिखेगा, अगर तुम इसको ऊपर से देखो तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। बोलो हाँ कि ना? तो इसका शेप क्या तुम्हारा बार बार चेंज हो रहा है? हाँ, लेकिन क्या ऐसा एक ओरिजिनल शेप ये है? लेकिन तुम इनको इन सब चीजों में भी परसीव कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा बार बार ओरिएंटेशन, उस प्लेट का तुम बार बार ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हो, उसका बार बार तुम एंगल चेंज कर रहे हो, एंगल चेंज होने की वजह से उसका शेप भी चेंज हो रहा है। बस वही बात है। लेकिन क्या ओरिजिनल शेप भी चेंज हो रहा है? नहीं, ओरिजिनल शेप वही है, लेकिन तुम्हारा परसेप्शन बार बार चेंज हो रहा है क्योंकि उसका एंगल बार बार चेंज हो रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम ही रहोगे। अब तुम चाहे ऐसे साइड पोज करो या कैसा भी पोज करो, तुम ही रहोगे ना। तुम्हारा शेप भले ही बदल जाएगा, लेकिन तुम ही रहोगे। तुम्हारे अंदर कोई चेंजेस तो है नहीं, तुम्हारा जो ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल ब्राइटनेस है, वो तो वही रहेगी। हाँ कि ना? बस वही बात है। ठीक है कि नहीं? तो साइज और शेप समझ गए। अब अपन लोग समझ लेते हैं ब्राइटनेस। ठीक है, ब्राइटनेस क्या? जैसे हर का शेप
सेम रहता है, साइज सेम रहती है, वैसे ही चीजों का ब्राइटनेस लेवल भी सेम ही रहता है, भले ही तुम उसको अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में देखो। एप्पल रेड है, शाइनिंग रेड है, लेकिन अगर तुम उसको अंधेरे में रखो तो हल्का वो फेड लगेगा। अगर तुम उसको बहुत ज्यादा लाइट में रख दो तो उसके ऊपर हल्की ज्यादा वो और ज्यादा चमकेगा, लेकिन उसका ओरिजिनल ब्राइटनेस क्या है, नॉर्मल रेड कलर है, लेकिन उसका क्या बार बार परसेप्शन चेंज हो रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि ड्यू टू लाइटिंग कंडीशन। कोई भी विजुअल ऑब्जेक्ट सिर्फ उसके साइज या शेप में कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन उसके ब्राइटनेस में भी, कितना वाइटनेस है, कितना ग्रेनेस है, कितना ब्लैकनेस है, ये सब ब्राइटनेस की ही कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बेसिस पे भी यहाँ पे कॉन्स्टेंसीज आप देख सकते हो। जब भी कोई फिजिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी होती है, वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। अदर वर्ड में अगर हम बोले तो हमारा जो एक्सपीरियंस है ब्राइटनेस का, वो हमारे वो चेंज नहीं होता है, इवन दो जो भी उसके ऊपर जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी वजह से जो नई इमेज बन रही है वो अलग बात है, उससे वो हमारे रेटिना पे वो इमेज बन रही है, लेकिन उसका ओरिजिनल ब्राइटनेस तो चेंज नहीं होता ना, वही बात है। Our experience of brightness does not change in spite of changes in the amount of reflected light reaching our eyes. So the tendency to maintain of apparent brightness constant under different amount of illumination is called brightness constancy. Same level of brightness अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में भी वो वही रहती है, इवन तो कितनी ही कंडीशंस बदल जाए। दैट इज कॉल्ड ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। ब्राइटनेस लेवल कांस्टेंट है भले ही कोई भी कंडीशंस क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल एक पेपर है, सिंपल सा एक पेपर है, कागज, कोरा कागज, उसको अगर तुम, वो क्या है, उसको अगर तुम सनलाइट में रखोगे तो उसका कलर क्या होगा, सफेद। लेकिन अगर उसको रूम की लाइट में भी रखो तो भी वो सफेद ही रहेगा, उसका ब्राइटनेस वाइट ही है। अब चाहे तुम उसको सनलाइट में रखो, चाहे तुम उसको रूम की लाइट में रखो, वो सफेद ही रहेगा। कंडीशंस चेंज हो रही है लेकिन ब्राइटनेस सेम रहेगा। वैसे ही कोयला, कोयले को तुम रूम में रखो, कोयले को तुम सनलाइट में रखो, कहीं भी रखो, उसका कलर क्या होगा, ब्लैक। सूरज में भी वो ब्लैक ही लगेगा, रूम की लाइट में भी ब्लैक ही लगेगा। सिंपल सी बात है। तो तुम्हें परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी समझ में आया? कोई डाउट? ऑल गुड? ना, अब हम पढ़ लेते हैं। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी के बाद हमारा आ जाता है इल्यूजन। इल्यूजन मतलब छलावा, तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत हो रहा है ना। इल्यूजन, इल्यूजन क्या होता है, छलावा। ठीक है जी, ओके। तो इल्यूजन और देखो, एक होता है इल्यूजन और एक होता है हेलुसिनेशन। इल्यूजन और हेलुसिनेशन में एक फर्क है, पता है क्या? समझना चाहते हो? बोलो बोलो, मेरे पास कुछ चॉइस नहीं, समझना तो पड़ेगा ही। ओके ठीक है, चलो देखो, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। इल्यूजन क्या होता है, कोई भी चीज को जब तुम मिस इंटरप्रेट कर लेते हो, अर्थ का जब अनर्थ कर देते हो, दैट इज इल्यूजन। जैसे देखो, जब भी कोई रेगिस्तान में जाता है तो वहां पे हम बोलते हैं मिराज का कॉन्सेप्ट होता है ना, कि मतलब जब भी हम रेगिस्तान में जाते हैं तो दूर कहीं पे हमें अचानक से पानी का पूरा वो मिराज दिखता है, लेकिन क्या वो एक्चुअली होता है? नहीं। तुमने क्या किया, जो चीज वहां पे क्या था, कि तुमने सैंड को मिस इंटरप्रेट कर लिया पानी से। हेलुसिनेशन क्या होता है, जो चीज नहीं है वो भी तुमको दिख रही है, सुनाई दे रही है, तो हेलुसिनेशन अलग अलग तरीके का होता है। बिना एक स्टिमुलस के प्रेजेंस के भी तुम्हें वो चीजें तुम एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, दोनों में फर्क है। इल्यूजन क्या है, तुम्हारे सामने एक रस्सी है, तुमने उसको सांप समझ लिया, दैट इज इल्यूजन। हेलुसिनेशन क्या है, तुम्हारे वहां पे कुछ नहीं रखा हुआ है बट फिर भी तुम एक्सपीरियंस कर पा रहे हो कि यहाँ पे रस्सी रखी है, दैट इज हेलुसिनेशन। डिफरेंस समझ में आया? इल्यूजन मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Hallucination is basically experience of an stimuli in the actual presence of.
विदाउट द एक्चुअल प्रेजेंस। ठीक है, तो अगर हम इल्यूजन की यहाँ पे बात करें तो हमारा परसेप्शन हमेशा सही नहीं होता है। कभी कभी हम गलती से जो भी हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन हमें मिले हैं, हम उसको गलती से उसको अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। वी फेल टू इंटरप्रेट द सेंसरी इंफॉर्मेशन करेक्टली, है ना। हमेशा जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है हम उसको सही से इंटरप्रेट करें, दैट इज नॉट नेसेसरी ना। इसके रिजल्ट में क्या होता है, जैसे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ बोला, तुमने कुछ और सुना, दैट इज व्हाट इल्यूजन, है ना। तुमने ध्यान से नहीं सुना। तुम्हारी मम्मी ने बोला बेटा मार्केट से जाके आम ले आओ, तुमने बहुत कुछ नहीं सुना, बस तुमने सुना आम ले आओ। अब तुम क्या करोगे, अपने घर में ही आम ढूंढने लग जाओगे। फिर तुम्हारी मम्मी बोलेगी बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम बोलेगी मम्मी आप ही ने तो बोला आम ले आओ। इल्यूजन, जो तुमने सुना पूरा नहीं सुना, अधूरा सुना, और उसके बेसिस पे तुमने उसको गलत मिस इंटरप्रेट किया, और वो तुम उसके बहकावे में छलावे में आ गए। तो जो हमारा परसेप्शन है, मैंने क्या बोला, हमेशा सही नहीं होता। जो इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं उसको हम कभी कभी सही से इंटरप्रेट करने में हम फेल हो जाते हैं। तो जो ये मिसमैच है हमारा फिजिकल स्टिमुलाई, इसकी वजह से क्या होता है, जब हम अच्छे से उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं तो जो हमारा फिजिकल स्टिमुलाई है और उसका जो मीनिंग है या इंटरप्रिटेशन है, उन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं होता, है ना। और इस जो मिस परसेप्शन होता है, इसकी वजह से मिस परसेप्शन जो है वो रिजल्ट वो किसकी वजह से होता है, जब हम इंफॉर्मेशन को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं करते। जो हमें सेंसरी ऑर्गन की वजह से मिला है, की तरफ से मिला है, या सेंसरी रिसेप्टर से जो मिला है, एंड दैट इज ओनली कॉल्ड इल्यूजन। तो इल्यूजन का मतलब जब भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं लेकिन हम उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं करते हैं, और ठीक से इंटरप्रेट नहीं करते तो परसेप्शन भी गलत होती है, एंड दैट इज ओनली कॉल्ड इल्यूजन, है ना। इल्यूजन ही गलत है, इल्यूजन इज छलावा, तो वो गलत ही होता है। ये आपके हम सब कभी ना कभी अपने जिंदगी में इसको एक्सपीरियंस करते हैं। जनरली ये एक्सटर्नल स्टिमुलस से ही होता है, और ऑलमोस्ट हर एक इंडिविजुअल में सेम काइंड ऑफ इसका एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए इल्यूजन को हम कभी कभी प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ऑल्दो इल्यूजन जो है उसको अलग अलग सेंसेस में के स्टिमुलेशन से हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि एक ही सेंसेस का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे सेंसेस का इस्तेमाल करके भी इल्यूजन को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ज्यादा विजुअल के ऊपर फोकस किया है, विजुअल इल्यूजन के ऊपर ज्यादा फोकस किया है एज कम्पेयर टू अदर सेंसेस ऑफ इल्यूजन। बहुत सारी सेंसेस में इल्यूजन्स होते हैं लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने विजुअल के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, तो जो हमारे परसेप्चुअल इल्यूजन्स होते हैं ये काफी यूनिवर्सल है और हर एक इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया रेलवे ट्रैक, रेल ट्रैक जो होता है, रेल की जो पटरी होती तो सीधी है लेकिन हमें दिखती है कि वो ऐसे ऐसे करके जुड़ जाएगी, हाँ कि ना। तो वो एक हमारा इल्यूजन ही है। रेलवे ट्रैक्स अपीयर टू बी कन्वर्जिंग टू ऑल ऑफ अस। तो ये इल्यूजन जो है ये यूनिवर्सल इल्यूजन, इसीलिए यूनिवर्सल इल्यूजन या परमानेंट इल्यूजन होता है, क्योंकि ये कोई भी प्रैक्टिस या कोई भी एक्सपीरियंस से चेंज नहीं हो सकता है और हर कोई इंसान इसको एक्सपीरियंस करता है। तो परसेप्चुअल इल्यूजन दो तरीके के होते हैं, एक होता है परमानेंट या यूनिवर्सल इल्यूजन, और कुछ होता है पर्सनल इल्यूजन। यूनिवर्सल सबको ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना, कि क्या रेलवे ट्रैक्स अपीयर टू बी कन्वर्जिंग टू ऑल ऑफ अस। तो ये यूनिवर्सल या परमानेंट इल्यूजन है क्योंकि ये प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस से चेंज नहीं होता। कुछ इल्यूजन्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, तो इसलिए उसको हम पर्सनल इल्यूजन भी कहते हैं। तो इसमें जो कुछ, ठीक है, अब हमारे कुछ विजुअल इल्यूजन्स हम पढ़ लें। ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हें बस ना बेसिक पता होना चाहिए कि इल्यूजन कितने तरीके के होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है पर्सन, एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है यूनिवर्सल। ठीक है, नाउ अब कुछ विजुअल इल्यूजन्स के हम बारे में बात कर लेते हैं। एक है ज्योमेट्रिकल इल्यूजन। ये है एक ज्योमेट्रिकल इल्यूजन के अंदर म्यूलर लायर इल्यूजन, और एक और है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन। ठीक है, ये वाला जो इल्यूजन है म्यूलर लायर इल्यूजन, ये क्या है, इसमें अगर तुम ये लाइन देखो और ये लाइन देखो
अगर मैं तुमसे पूछूं इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है तो तुम क्या बोलोगे? बोलो। इसमें सबसे बड़ा लाइन तुम्हें क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है, हाँ कि ना? लेकिन एक मजे की बात ये है कि ये दोनों ही सेम साइज का है। ये दोनों का जो साइज है, ये दोनों का जो लाइन है, इसकी जो लेंथ है, ये सेम साइज की है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम उसका है। लेकिन बस एक ये जो लाइन हमने ऐसे इसमें बना रखी है ना, ये जो ऐसे जो ये बना हुआ है कर्व, इसके वजह से तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ कि तुम्हें लगा कि ये बड़ा है इससे, लेकिन दोनों का साइज सेम। म्यूलर लाइट इल्यूजन में हम सबको ऐसा लगता है कि ए जो है बी से छोटा है, लेकिन हालांकि दोनों इक्वल साइज का है। तो ये इल्यूजन इवन बच्चों में भी होता है, और कुछ कुछ स्टडीज में इवन ये भी पाया गया है कि इवन एनिमल्स भी इस इल्यूजन को मोर और लेस एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, ये हो गया एक इल्यूजन। इसके अलावा एक और ज्योमेट्रिकल इल्यूजन है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन। अब मुझे ये बताओ, इसमें कौन सा लाइन बड़ा है, वर्टिकल वाला कि हॉरिजॉन्टल वाला? जितने लोग बोल रहे हैं कि वर्टिकल वाला ज्यादा बड़ा है, फिर से तुम्हारी आंखों को तुम्हें धोखा होगा, क्योंकि ये दोनों सेम साइज का। इसके अलावा कुछ अलग ऐसे विजुअल इल्यूजन्स भी होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के साथ साथ इवन पंछियों और जानवरों में भी पाए जाते हैं। ये वाला अगर देखो तो ये है इल्यूजन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। दोनों ही लाइन सेम है, इक्वल है, लेकिन फिर भी हम वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन से लंबा मानते हैं। वर्टिकल मतलब ये, हॉरिजॉन्टल मतलब ये। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से बड़ा लग रहा है, हाँ कि ना? यही इल्यूजन, जबकि दोनों का साइज सेम। तो ये हो गया तुम्हारा ज्योमेट्रिकल इल्यूजन। इल्यूजन मजा आया पढ़ के, समझ के आया, मजा आया? अच्छा, एक और इल्यूजन होता है दैट इज कॉल्ड मूवमेंट इल्यूजन, एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन। इसमें क्या होता है, मूवमेंट हो रही है ऑब्जेक्ट्स की, इमेजेस में रैपिड मूवमेंट हो रही है, लेकिन हमें क्या लगता है कि वो एक पूरी एक पिक्चर है, वो एक पूरा एक वीडियो है, वो कंटिन्यूअसली चल रही है, लेकिन वो पिक्चर के फॉर्म में, पिक्चर इतना स्पीड में, वो पॉइंट इतना कम कम सेकेंड्स का होता है, मिली सेकेंड्स में होता है, कि वो हमें लगता है जब वो एक लाइन में लगाते हैं, जब वो उसको प्ले करते हैं, देन इट फील्स लाइक कि वो एक सीरीज में चल रही है, उसकी एक मूवी चल रही है, वो एक वीडियो के फॉर्म में चल रही है। दिस इज कॉल्ड एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन। तो ये इल्यूजन में हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ जो मोशनलेस ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, और जब हम उसको एक सीरीज में डालते हैं और उसमें कुछ उसको हम फटाफट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डालते हैं, तो उसमें हम वी कैन एक्सपीरियंस अ मूवमेंट। फ्लिप कार्ड्स देखे हैं, फ्लिप बुक देखिए, तो फ्लिप बुक को जब तुम ऐसे करते हो तो देखो कैसे कैसे वो चलते रहता है, दैट इज वो मोशनलेस है, लेकिन हम उसको इतनी तेजी से करते हैं कि इट अपीयर्स टू बी इन अ मूवमेंट, तो वो भी एक इल्यूजन ही है। So this illusion is experienced when some motionless picture are projected one after another at a appropriate rate. तो इसी illusion को हम फाइव फिनोमिनन कहते हैं, और इस फाइव फिनोमिनन के फादर मैक्स वर्थिनियर ही है। ठीक है, जब भी तुम थिएटर में कोई मूवी देखने जाते हो, उसमें भी फाइव फिनोमिनन ही चल रहा है। तो अच्छा देखो, कभी जब तुम एडिटिंग करते हो तो तुम देखते हो कि उसको छोटे 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 ऑब्जेक्ट वो होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, इसको इतनी तेजी से चलाया जाता है, इतने कम सेकंड्स के लिए इतने तेजी से वो चलते हैं कि वो लगता है कि वो एक वीडियो है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत सारे छोटे 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 इमेजेस के वो वीडियो बनी होती है। तो जब भी हम थिएटर में भी जाते हैं, जो हम मूवी जो हम देख रहे हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। व्हेन वी सी मूविंग पिक्चर्स इन द सिनेमा शो, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस काइंड ऑफ इल्यूशन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल लाइट्स है उसमें काफी तेजी से फ्लिकरिंग होती है, वो काफी ऐसे ऐसे करके ना फ्लिकर करता है, और उसके वजह से ये इल्यूजन जेनरेट होता है। ये फिनोमिनन को एक्सपेरिमेंटली पढ़ा गया है, इसको स्टडी किया गया है एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जहाँ पे दो और दो से ज्यादा लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था इन अ सक्सेशन। इसी एक्सपीरियंस के लिए, इसी इल्यूजन के एक्सपीरियंस के लिए मैंने बोला मैक्स वर्डिमियर, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि presence of appropriate level of brightness, size and spatial gap
एंड टेम्पोरल कंटिग्विटी ऑफ द डिफरेंट लाइट्स टू बी इम्पोर्टेंट। अगर तुम्हें ये इल्यूजन एक्सपीरियंस करना है तो इसमें तुम्हारा एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस, अमाउंट ऑफ साइज मतलब ऑब्जेक्ट का साइज, उसमें जो एक स्पेशियल गैप है, स्पेस का गैप है, और टाइम, ये चार चीज जो फैक्टर्स इंक्लूड होंगे साथ में आएंगे तभी तुम इस इल्यूजन को एक्सपीरियंस कर सकते हो। इनमें से किसी भी चीज की अगर कमी होगी तो ये लाइट पॉइंट मूव करते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है, दे विल अपीयर आइदर एज वन पॉइंट, या तो एक पॉइंट लगेगा या तो अलग अलग पॉइंट एक के बाद एक मूव होते हुए दिखेगा विदाउट एनी एक्सपीरियंस ऑफ मोशन। मतलब कोई उसमें मूवमेंट नहीं दिखेगी, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक सीरीज में चल रही है, वो ऐसा लगेगा ऐसे ब्लिंक एक रैंडमली करेगा। ठीक है, तो ये जो इल्यूजन का एक्सपीरियंस है, ये जो इल्यूजन का जो एक्सपीरियंस है वो ये इंडिकेट करता है कि हर कोई अब हमारी जो हमारी दुनिया है उसको एक ही तरीके से परसीव नहीं कर सकता। जो जैसा दुनिया है उसको हर कोई वैसा परसीव नहीं कर सकता। इंस्टेंट सब अपने अपने कंस्ट्रक्शन में इंगेज करते हैं, सब अपनी अपनी चीजों को अपने हिसाब से परसीव करते हैं। कभी कोई स्टिमुलस के फीचर्स पे करेगा, कभी कोई अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे करेगा इन अ गिवन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये वाला चीज एक्चुअली है सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन परसेप्शन। ये हम कल की क्लास में करेंगे और कल इसको और समरी को करके हम इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे। और परसों की क्लास में होपफुली हम लोग इसको मतलब इस चैप्टर को खत्म कर दें। ठीक है, तो आई होप तुम्हें परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी और इल्यूजन समझ में आया होगा। यस, अगर इनकेस कुछ भी इसमें समझ में ना आए प्लीज मुझे मेल कर दो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस बीच बीच में आते हैं कि दीदी आप 1-on-1 सेशन कब शुरू करोगे। बट ट्रस्ट मी अभी क्योंकि ड्यू टू दिस लैक ऑफ टाइम, मैं देखो अभी तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी एवरीडे नहीं कर रही, तो इस वजह से मैं तुम्हारी अगर रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही तो लाइव लेना तो अभी बहुत मुश्किल होगा, है ना। बट होपफुली हम लोग आफ्टर योर हाफ ईयरली वी विल बिगिन, लाइक मेजरली आई एम थिंकिंग अक्टूबर से हम इसको लाइव सेशंस शुरू करें। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अगर टाइम परमिट्स एंड अगर मुझे तुम्हारा भी सपोर्ट मिला तो हम लोग अक्टूबर से लाइव क्लास शुरू करेंगे, जिससे कि हमारे बगल में चैट चलेंगे हम लोग लाइव पढ़ेंगे और बहुत फन के साथ पढ़ेंगे। यस, ओके, सो पीपल, सो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे कुछ कुछ, सो वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। चाय पीने का टाइम हो गया है, जाकर तुम भी चाय पी लो, मैं भी पी लेती हूँ। एंड टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। जितना पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज कर लेना एंड वी विल मीट टुमारो, और कल हम इस चैप्टर की समाप्ति कर देंगे। ओके, see you all. Till then, take care. Lots of love. Bye bye.